वह शाहरे के चित्र पर माल्यार्पण, दीप प्रज्वलन के पश्चात अब हम चाहते हैं हमारे बीच में जो हमारी परंपरा है अतिथि का सम्मान, मैं चाहता हूं आदरणीय भगवान वशिष्ठ चंदेल जी के कर कमलों से माननीय विधायक जी का सम्मान हो, अपना आशीर्वाद विधायक जी को प्रदान करें, माला और एक स्मृति चिन्ह। अब हमारे बीच में अतिथि के रूप में और इस कार्यक्रम में जिनका स्नेहिल सानिध्य निरंतर प्राप्त है, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजू दीक्षित जी, मैं चाहता हूं आदरणीय राजेश त्रिपाठी जी, चीफ डिफेंस लीगल एड काउंसिल के कार्यक्रमों से उनका सम्मान हो। बहुत सुंदर। अब जैसी कि मुझे सूचना प्राप्त है और विधायक जी का आश्वासन है, उन्हें कहीं जाना है किसी अत्यंत आवश्यक समारोह या कार्यक्रम में, लेकिन ये वो उन्होंने पहले ही वचनबद्धता कर दी है कि वो शीघ्र ही पुनः लौट करके 1 घंटे में आएंगे। तो हमारे बीच में इसी समय प्रजापति ईश्वरीय विश्वविद्यालय नंदन वन से पूजनीया कुसुम दीदी जी का और रामपाल जी का भी आगमन हो गया है। मैं चाहता हूं विराजित हो, अग्रिम पंक्ति में कहीं उन्हें यथोचित स्थान दें। अब मैं चाहता हूं कि हमारी सम्मान की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन उसके पूर्व क्योंकि विधायक जी को कहीं जाना है, मैं चाहता हूं इस आयोजन के लिए शब्द गंगा शुद्धि अभियान संस्थान के लिए अपना स्नेहिल कुछ वक्तव्य हम दे करके जाएं और पुनः शीघ्र वापस आने के लिए हम लोगों को आश्वस्त करके जाएं कि मैं चाहता हूं वाणी वंदना का प्रारंभ हो। विधायक जी आए। चलिए एक बार माँ भारती का जयकारा कर ले। बोलिए भारत माता की वंदे। आज लगातार कई वर्षों की भांति शब्द गंगा शुद्ध अभियान के अंतर्गत हमारी यह संस्था आशु भाई के नेतृत्व में, मुन्ना भाई के नेतृत्व में और मंचासीन जितने भी हमारे अतिथिगण हैं उनके नेतृत्व में समाज के विभिन्न वर्गों को जागृत करने के लिए उन्नाव की परंपरा जो साहित्य, कला, संस्कृति और यहाँ तक कि शौर्य की है, इन सभी व्यवस्थाओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कवि सम्मेलनों का आयोजन आपके माध्यम से संपन्न होता है। और ये कोई साधारण काम नहीं है। मैंने देखा है आशु भाई को, इनकी पूरी टीम को नित्य प्रतिदिन महीनों पहले लोगों से संपर्क करना, विभिन्न व्यवस्थाएं सुनिश्चित करना। मैं इसके लिए पूरी टीम का हृदय से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं कि इनका तालियों से अभिनंदन करें। यहाँ बैठे हुए जितने भी हमारे मंचासीन अतिथिगण हैं सभी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और सामने बैठे हुए जितने श्रोतागण हैं सभी विशिष्ट हैं। अभी श्रोताओं की श्रेणी में नहीं है, अभी सब विशिष्ट अतिथि के श्रेणी में है। तो जितने भी अतिथिगण सामने हैं उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे उन्नाव का इतिहास रहा है। माँ गंगा का तट, हमारी सई नदी का तट
और इसके मध्य अपने इस उन्नाव, और इस उन्नाव में भी 2 भाग। मैं अभी अपने कप्तान साहब से इसी बारे में चर्चा कर रहा था कि जब आप लखनऊ से कानपुर जाएं, अगर बाईं पट्टी देखें तो साहित्य, कला, संस्कृति, शौर्य पटी पड़ी है। हमारा बैसवारा का क्षेत्र, एक से बढ़कर एक कवि, एक से बढ़कर एक कलाकार, एक से बढ़कर एक विभिन्न क्षेत्रों में उन्होंने विभिन्न आयामों में अपना नाम उन्नाव का गौरवान्वित करने का काम किया। तो निश्चित रूप से हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि जो हमें परंपराओं से मिला हुआ तमाम विषय है उसको अगली पीढ़ी तक जरूर पहुंचाने का काम करें। और मैं इस बात को गर्व के साथ कह सकता हूं कि अपनी यह संस्था के पदाधिकारी न जाने कितने कार्यक्रम करके जनपद में अपनी परंपराओं को आगे गति देने का काम कर रहे हैं। मैं इसके लिए भी शब्द गंगा संस्था, अपने इस संस्था के विभिन्न पदाधिकारियों का हृदय से फिर से साधुवाद करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं, आज मेरे कई कार्यक्रम हैं। कविताओं के बारे में तो इतना मैं जरूर कह सकता हूं कि चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे रामायण हो, चाहे गीता हो, बचपन से पैदा होते ही इनके श्लोक, इनके जितने भी शब्द कविता के रूप में हमारे कान में आए वही आज तक याद भी रहते हैं। उन पर चलकर हम अपना जीवन सफल बनाने का काम करते हैं। तो कविता में तो उस प्रकार का रस है जिसके बारे में हम लोग शायद विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। आसान नहीं मन के भावों को बाहर लाना, कविताओं के रूप में प्रतिबद्ध करना, उनको लिपिबद्ध करना और उसके बाद उनका प्रस्तुतिकरण मन को झकझोर देता है, मन को सांत्वना भी देता है, मन को प्रेम के भाव में बांध भी देता है। और कई बार ओजस्वी जो कविताएं होती है, जैसा अभी हमारी चर्चा हो रही थी कि उन्नाव में भी बहुत सारे कवि है, निश्चित रूप से हमको एक नई मंजिल की दिशा देने का काम करता है। आज़ादी की लड़ाई में भी कविताओं का बड़ा रोल रहा और आज भी जो प्रासंगिक हमारे विषय हैं समाज को दिशा देने के, उन विषयों में भी हमें चेतना और जागृति देने का काम अगर कोई कर सकता है तो हमारी ये कविताएं करती हैं। निश्चित रूप से हमारे जनपद में प्रतिभाओं का अभाव नहीं, ऐसे कवि सम्मेलनों के माध्यम से हमारी जो नवजात प्रतिभाएं हैं उनको अवसर मिलता है और मुझे आनंद आता है। मैं फिर से बधाई दूंगा संस्था को और यहाँ पर बैठे हुए जितने भी लोग हैं विभिन्न संस्थाओं से जुड़कर कई कवि सम्मेलन कराते हैं। मैं जब कविताओं में अपने फेसबुक में, सोशल मीडिया में स्वयं श्रीवास्तव को सुनता हूँ, अपने बीच के और कई बच्चों को सुनता हूँ, तो लगता है कि उन्नाव का नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इसके लिए जितनी भी मैं शुभकामनाएं दूँ या आप लोग दें उतनी कम है। आप सब श्रोता के रूप में यहाँ पर उपस्थित है, आप सबका भी इन बच्चों के प्रोत्साहन के लिए, संस्था के प्रोत्साहन के लिए अपना योगदान देना आवश्यक है। हम सब मिलकर जब किसी व्यवस्था को गति देते हैं तो निश्चित रूप से वो व्यवस्था अपने मूर्त रूप में पहुँचने का काम करती है। मैं संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए और ये आश्वस्त भी करना चाहता हूँ कि प्रत्येक वर्षों की भांति आगे भी किसी प्रकार की व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना होगा और हमारे लायक कोई व्यवस्था होगी तो निश्चित रूप से 100% आपका भाई उसको पूरा करने का काम करेगा, इस बात का मैं भरोसा दिलाता हूँ। कविताओं का मंच है, कविता के माध्यम से पूरा हो तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा होगा। हम लोग राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, आप सबका आशीर्वाद लेते हुए पुनः वापसी आने की गारंटी देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय। हमारे बीच में श्रीमान रामजी मिश्र, प्रबंधक सचिव मदर टेरेसा समिति विराजमान हैं। उनसे भी ओम त्रिवेदी से निवेदन है कि कृपया श्री रामजी मिश्र है अप्रतिम साहित्य सेवा सम्मान से आपको सम्मानित किया जाना है। हमारे बीच में माननीय अजय शुक्ल जी हैं, अजय गौतम जी हैं। मैं चाहता हूँ आ जाए कृपया अजय गौतम जी। हाँ उनका तो अजय जी हमारे पास तो हैं, दूसरे अजय। आदरणीय वरिष्ठ विद्वान राकेश सिंह जी हैं, मैं उनको पुनः कष्ट देता हूं कि आकर के आप इस सम्मान में सम्मिलित हों। विश्व साहित्य सेवा ट्रस्ट का सम्मान है ये। निखिल प्रकाशन आगरा की ओर से एक सम्मान विनय शंकर दीक्षित आशु जी का करना चाहते हैं। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया इस सम्मान में शामिल होने का कष्ट करें। निखिल प्रकाशन आगरा की ओर से सम्मान विनय शंकर दीक्षित आशु जी का सम्मान निखिल प्रकाशन आगरा की ओर से किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया इस सम्मान में शामिल होने का कष्ट करें। आप सभी से
यह भी अनुरोध है कि कृपया सम्मान समारोह में तालियां बजाते रहें। तो तालियां बजाएंगे तो अभी कवियों के लिए आप लोग को तालियां बजानी पड़ेंगी, तो उसके लिए आप लोग प्रैक्टिस अभी से करिए। सम्मान समारोह में तालियां बजती रहें। निखिल प्रकाशन आगरा की ओर से काफ़ी पुस्तकें जो हैं आशु जी की निखिल प्रकाशन की ओर से प्रकाशित की गई हैं और बहुत ही अच्छा साहित्य के क्षेत्र में इस प्रकाशन का योगदान है। विनय शंकर दीक्षित आशु जी का सम्मान निखिल प्रकाशन की ओर से हो रहा है। अब इतना परेशान हो गए, जबकि मुझे लग रहा है कि पीछे की तरफ इसने भी जाना था, पीछे की तरफ जाना था, तो जहाँ उतरा था। कुछ सम्मान हमारे बीच में और हैं, ज़्यादा सम्मान की सूची नहीं है अभी हमारे बीच में। कोई गलत इंफॉर्मेशन से आदमी देखना वो होता है, वो तो तुरंत आपने हमारे पिताजी की भी शल्य क्रिया किया। उमा निवास वाजपेयी हमारे बीच में है कि अभी उमा निवास वाजपेयी जी का भी ने ऑपरेशन किया। और एक बात बताएं, एक मैं बताना चाहता हूं, डॉक्टर साहब का ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण, ऐसा व्यवहार है, आप लोग यकीन मानिए पहली मुलाकात में हो सकता आपको लगे कि डॉक्टर साहब को बड़ा कटु बोल रहे हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, ज्यादा स्पष्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने डॉक्टर साहब की वो पहली डोज आपने उसको सस्टेन कर लिया, उसको अगर वहन कर लिया, तो आप डॉक्टर साहब के भक्त हो जाएंगे। प्रशंसक नहीं, डॉक्टर साहब के भक्त हो जाएंगे। तो ऐसा मैंने एहसास किया। मैं स्वयं में पिताजी को दिखाने गया था, मुझे लगा कि डॉक्टर साहब तो कैसे क्या, मुझे मैं अपने के दिखाने गया था तो शायद चला जाता वहाँ पर, लेकिन डॉक्टर साहब का ऐसा है, डॉक्टर साहब पूरी निष्ठा और समर्पण से चिकित्सा करते हैं और सच बात बताने का साहस करते हैं। कोई उसमें प्रोफेशनलिज्म नहीं कि नहीं ऐसी कट बात है तो मरीज को न बताई जाए, बिल्कुल सच बोलते हैं। और आपने सच के डॉक्टर साहब के अनुसार चले तो पूर्ण रूप से आप स्वस्थ होते हैं। डॉक्टर साहब पे ईश्वरीय कृपा भी प्राप्त है, ये ऐसी मेरी अनुभूति है। और पिताजी तो सामने विराजमान है, डॉक्टर साहब ने उनके 2 ऑपरेशन किए, पूर्ण स्वस्थ है। और इस समय तो ऐसे के लिए डॉक्टर साहब का सम्मान होना बहुत उचित था, ये दायित्व था संस्था का। तो इसलिए बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है कि डॉक्टर साहब इतने हम लोगों के इस भाव भेंट को स्वीकार करने के लिए हमारे बीच में इतनी व्यस्ततम दिनचर्या से कानपुर से हमारे बीच में पधारे हैं। मैं चाहता हूँ एक बार पुनः आप लोग जोरदार तालियों से डॉक्टर साहब का अभिनंदन करें। और सौरभ बिरजू है, हो सके तो पिताजी को यहाँ मंच पे लिवा लाएं। तो बिरजू पिताजी को जब मंच तक लिवा लाएं, करा सकते हो, धीरे से लिवा लाइए। उमा निवास वाजपेयी जी तो शायद उनका अभी आगमन नहीं हो सका, लेकिन शिव किशोर शुक्ल है, शिव किशोर शुक्ल आए हैं, पिताजी को लेकर के आए, यही ज्यादातर दिखाने ले जाते हैं पिताजी को। ये भी डॉक्टर साहब के बड़े भक्त हैं और डॉक्टर साहब इनको देखते, मैं नहीं पहुंच पाता हूं हर बार, लेकिन ये जाते हैं तो पूरी बात सुन के समझ के बताते हैं आके। तो आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में विराजमान है और डॉक्टर अतुल वर्मा जी भी हमारे बीच में होंगे। अतुल वर्मा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। अच्छा, आपको चिकित्सा गौरव सम्मान से सम्मानित किया जाना है। ये सम्मान श्री मुन्नालाल मिश्र जी की पावन स्मृति में होना है। ललित मिश्र जी का स्वास्थ्य गड़बड़ हो गया, नहीं आ सके, हमारे बीच में धर्मेंद्र मिश्र जी हो, धर्मेंद्र मिश्र जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राजू दीक्षित जी और विपिन मिश्र जी हैं, मैं चाहता हूँ उनके द्वारा ये सम्मान, और पिताजी भी सम्मिलित होंगे इसमें, डॉक्टर साहब को प्रदान किया जाए। डॉक्टर साहब के प्रति बहुत बहुत आभार। और अतुल वर्मा जी भी इसमें शरीक होंगे। मतलब मुझे संचालक के बीच में आना नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब इतना बढ़िया सुधी प्रचारक आपको मिलेगा नहीं कहीं। मतलब डॉक्टर तो बताया ही कौन कौन मरीज है, ये भी नाम घोषणा कर दी। अब मैं देख रहा हूँ कुछ लोग जो इलाज कराए हैं बिल्कुल दबे सहमे बैठे हुए हैं, ये मरीज के रूप में हमारा नाम हमारा ना ले लेंगे। लेकिन ये आपके बड़े प्रशंसक है, मैं इससे अवगत हूँ। बहुत पहले जब इन्होंने पिताजी का इलाज कराया था तो मुझसे बताया था, और मैं समझता हूँ कि आपकी जो सेवाएं हैं वो बड़ी सराहनीय है। एक छाया चित्र के लिए आप हाथ रखें।
इसका भी लोकार्पण इसी समय कर दे। और हमारे बीच में जन सेवी अवधेश सिंह जी का भी आगमन हो गया, मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ। अवधेश सिंह जी आ जाएं और उन्हें एक साहित्य पुस्तक और एक दुपुत्तरी और माला से उनका सम्मान किया जाए। हमारे बीच में सजल पांडे है, मैं सजल पांडे को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। सजल पांडे आए, आइए। टिंकू भाई आ गए हैं, टिंकू भाई विराजमान हो। इनके पास कई फरमाइशी कविताएं जरूर होती हैं, लेकिन पहले कवियों की मन की सुन ली जाएगी, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी अपने मन की सुना रहे हैं तो कवि भी अपने मन की और दिल की सुनाएंगे। कुल मिला के हमारे बीच में ओम जी त्रिवेदी, श्रीमती वैशाली मिश्रा, सुनहरी लाल तुरंत, श्रीमती वंदना विशेष, पंकज प्रसून जी, डॉक्टर श्लेष गौतम जी, सुश्री मनु वैशाली जी, जनाब आदिल रशीद आने वाले हैं। डॉक्टर राजू सिसोदिया जी की महानी उपस्थिति मंच को प्राप्त हो गई है। आ जाएं कृपया। और हमारे बीच में सुनहरी लाल तुरंत जी का सम्मान होना है। ये जन कवि दिनेश उन्नावी, संजय शुक्ल जी नहीं आएगा, संजय शुक्ल जी कहाँ? अच्छा, तुम ही आओ, सम्मान में सम्मिलित हो आगे। ये पंडित शिवाकांत शुक्ल जी की पावन स्मृति में है। आइए, आप भी आ गए, आप लोग सुनहरी। वंदना विशेष जी के सम्मान के लिए शताक्षी मीनाक्षी हैं। मैं मंच पर आ रहा हूँ, होना चाहिए, वो आगे है। आ जाइए, आइए आइए। देवांशी पांडे इसी समय आ जाए। देवांशी पांडे आ जाइए। काजल चौधरी भी आ सकती है, आ जाइए, आ जाइए। सम्मिलित हो बेटा, चलो भगवान ही साथ है, सम्मिलित हो। देवांशी पांडे, मनु वैशाली जी हैं, आपको शरीर रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाना। श्रीमती मनोरमा तिवारी जी की पावन स्मृति में सम्मान होना है। रोली तिवारी उपस्थित नहीं है क्या? तो सारिका तिवारी, ओपी तिवारी जी आ जाए और माननीय निम्मी अरोड़ा जी आ जाए। मैं चाहता हूँ ये सम्मान निम्मी अरोड़ा जी के कर कमलों से प्राप्त होना था। अच्छा, इस समय दोनों लोग अगल बगल विराजमान भी थे, तो ये सम्मान आपके कर कमलों से हो। अब आदरणीय दीदी कुसुम जी को मैं चाहता हूँ कि वो आशीर्वाद प्रदान करें। मनु वैशाली जी को वो भी सम्मान में सम्मिलित हो जाए, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। इसी समय वैशाली मिश्रा जी हमारे भी अयोध्या से हैं। आपको शब्द श्री सम्मान से सम्मानित किया जाना। ये सम्मान श्रीमती गणेशी जी की पावन स्मृति में देवशंकर वर्मा जी द्वारा दिया जाना था, और श्री कुलदीप सिंह जी जो हमारे आवास विकास कॉलोनी के हैं, उनके द्वारा सम्मान दिया जाना था। है आप आइए। ये सम्मान ओम जी त्रिवेदी का होगा। कविवर मोहन लाल मिश्र धीरे जी स्मृति सम्मान। और कोई आया है? आप आए। इसी समय ये डॉक्टर अविनाश सिंह चौहान और आशुतोष चौहान आ जाएं।
इस ओम जी त्रिवेदी के सम्मान में सम्मिलित हुआ के आइए। शिव किशोर शुक्ल राजू कहाँ है? एक सम्मान ये ले लो, कहीं डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र विदु जी का सम्मान हेलो भाई। ये श्री वीरेंद्र सिंह की पावन स्मृति में कुंवर प्रेम सिंह सेंगर द्वारा सम्मान दिया जाना था। विदु जी आ नहीं था स्वास्थ्य के कारण, ये पहुंचा दिया जाएगा, है ना। चलिए अब कवियों में हमारे बीच में आदिल रशीद जी का इंतजार है, उसमें वो हमारे बीच में हमारा भतीजा भी है ऋषेंद्र सिंह, जिन्होंने इस बार भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा को उत्तीर्ण कर उन्नाव के गौरव में एक नया अध्याय जोड़ा, उसमें गौरव में अभिवृद्धि किया है। वो हमारे बीच में आ गए, आइए बेटा। और ये डॉक्टर राजीव सिंह जी के सुपुत्र है। डॉक्टर राजीव सिंह जी हमारी संस्था के अभिन्न सहयोगी हैं। तो ऋषेंद्र सिंह जी का सम्मान अजीत पाल सिंह जी की पावन स्मृति में ये सम्मान दिया जा रहा है। मैं आदरणीय निम्मी अरोड़ा जी को आमंत्रित करता हूं कि वो इस सम्मान में सम्मिलित हो आके, और ये सम्मान डॉक्टर अनिल जैन साहब भी इस सम्मान में, डॉक्टर राजीव दीक्षित जी इस सम्मान में सम्मिलित हो, और उनके कर कमलों सम्मान ऋषेंद्र सिंह को दिया जाए, उन्नाव रत्न सम्मान। रिकॉर्डिंग जब स्थापित किया गया, इस पे हम प्रेम भाई और सब हमारे मुन्ना भैया साथ हैं, जो हम लोगों ने शब्द गंगा अभियान को एक अभियान बनाने का काम किया। इसका जब प्रोग्राम एक हुआ हम लोगों का, हमको याद है उस समय निराला ऑडिटोरियम में हुआ था, जिसपे हमारे उप मुख्यमंत्री जी आए। उसके बाद उन्होंने शब्द गंगा अभियान संस्थान की पहली परिभाषा के लिए जब उन्होंने कहा कि शब्द गंगा है क्या। शब्द गंगा शुद्ध अभियान संस्थान, कई बार लोग सोचते हैं कि गंगा के शुद्धि अभियान है। ये अभियान है जो वाणी में अशुद्धता हम लोगों ने फैला रखी वायुमंडल में, उसको शुद्धता का अभियान है। हम सब जब भी यहाँ पर एकत्रित होते हैं कहीं पर, आधे से ज्यादा हमको लगता है कि कोर्टों पे भी मुकदमे ये वाणी की अशुद्धता की वजह से ही है। हम लोग नॉर्मल भाषा में हम लोग कभी गाली गलौज इस तरह के इस्तेमाल करते जो वायुमंडल पे घुमा करते, इसी पर हम लोगों ने एक लेटर दिया था और गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट भी किया, कहा कि पाठ्यक्रम में इसको शामिल करना चाहिए। अभी उस पर प्रोसेस जारी है, आगे काम होगा। और आज 19वां कवि सम्मेलन हो रहा है। इस कवि सम्मेलन की भी हम लोगों ने काफी समय से तैयारी करते रहते हैं। आशु भाई हमारे, राम जी हमारा, विभू भैया, लाही जी, प्रेम भाई, मुन्ना सिंह भैया, भगवान वर्ष, हम लोग सभी लोग मिलके, और भी कई हमारे धर्मेंद्र मिश्रा जी, सभी लोग मिलके लगातार इसकी तैयारियां करते रहते हैं। ये होता है कि इसका पूर्ण आहुति एक कार्यक्रम से देनी है, और हमको लगता है ये साल का उन्नाव का आखिरी कवि सम्मेलन होगा। जो मुख्य कवि सम्मेलन होते हैं उनमें से आखिरी है।
फिर अगले वर्ष में हम लोग फिर नए उससे मिलेंगे। इस कवि सम्मेलन में आए हुए सभी हमारे मुख्य अतिथियों, हमारे डॉक्टर राजीव सिंह जी, राजीव दीक्षित जी एसपी हमारे हैं, हमारे बड़े भाई हम लोगों के दिखते हैं, जट जी हमारे, बाकी सभी साथीगण जो यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का हम स्वागत करते हैं। अभी हम लोग कवियों में जब कवियों को देखते हैं तो जितने भी कवि हैं हमारे सामने मौजूद हैं, उनमें जो मुख्य रूप से हमारे महेश चंद मिश्र जी, विधु जी भी आए नहीं हैं, तबीयत उनकी कुछ गड़बड़ है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाए, वरना हर कार्यक्रम में वो रहते। हमारे परमानेंट अध्यक्ष वही रहते थे, डॉक्टर अर्जुन सिसोदिया जी, डॉक्टर श्लेष गौतम जी, आदिल रशीद जी, सुनहरी लाल तुरंत जी, पंकज कुसुम जी, वंदना विशेष जी, मनु वैशाली जो अच्छी कवियत्री हैं, श्रृंगार का अच्छा गायन करती हैं। हम लोगों की इस बार ये थी कि इनको भी हम लोग नववासियों को दिखाएं। लगातार सृजन में हम लोग हर बार एक नया लाते रहते हैं कि सेम कवियों को कम रिपीट करते हैं, नए नए को हम लोग मौका देते रहते हैं, जो नए जिसको सुन चुके हों उसको नहीं, फिर दूसरों को हम लोग लाना है। मनु वैशाली जी, वैशाली मिश्रा जी ये हाईकोर्ट के अधिवक्ता भी हैं और पहली बार मंच पे हैं। अच्छा लिखती थी, कभी अच्छा सुनाती थी, तो हम लोग लगा कि अब इनको भी एक मंच मिलना चाहिए। सब लोगों के साथ बैठे डिस्कस हुआ तो उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी लेखनी बहुत अच्छी है, उस पर ये अब आएंगी और पहली बार कवि सम्मेलन का पाठ करेंगे। इस तरह 2 वैशाली मंच पर हैं। ओम जी द्विवेदी नया लड़का है हमारे उन्नाव जिले का, बहुत ही अच्छा रचनाकार है, बहुत अच्छा कहता है। हम लोग भी चाहते थे कि इसका भी एक अच्छे मन से इसकी शुरुआत की जाए और बड़े ही मन से, हम लोग भी बड़े मन से शुरुआत, नए लोगों के चाहते हैं कि उनकी शुरुआत अच्छी हो, आगे बढ़ के अच्छा कार्य करें। आशु भैया हमारे व्यंग्य के अच्छे कलाकार हैं ही, अच्छे कवि हैं, इनको टीवी चैनल और सब जगह हम लोग देखते रहते हैं, तो आशु भैया हैं ही। हम सब चाहेंगे कि आज सब लोग एकत्रित हों, आगे भी भविष्य में ऐसे ही इससे बड़े बड़े आयोजन हम लोग कराते रहें। संख्या भी बढ़ना शुरू होगी रात को, क्योंकि 9 बजे के बाद यहाँ लोग सोचते हैं कवि सम्मेलन चालू होगा, उन्नाव की परंपरा हो गई है। इसको हम लोगों ने थोड़ा तोड़ने का प्रयास किया, सोचा गया था 9 के पहले पहले कवि सम्मेलन चालू कर दिया जाए। उसी क्रम में हम लोग थोड़ा सा बिल्कुल टाइम से हैं और जो भी सम्मान है और सम्मानित हुए हैं उन सबको हम लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। आगे भविष्य में भी, आगे चल के भी हम लोग जो भी समाज के अच्छे लोग हैं उनको सम्मानित करते रहेंगे। जो भी हमारे जो फ्री हैं, जो लोग छूट जाते हैं, कभी अगले साल करते हैं हम लोग, ये प्रक्रिया जारी रहेगी और सभी को आगे कवि सम्मेलन के लिए सबको आमंत्रित करते हैं। सबको, अपने साथियों को सबको बताएं कि हम लोग कवि सम्मेलन आज टाइम से ही चालू हो रहा है, सब लोग आए, एकत्रित हों और एक अच्छी शाम तैयार होगी। सभी अच्छे कवि हैं मंच पर, तो बहुत अच्छा हम लोग आज सुनने वाले हैं, सब लोग देखने वाले हैं। सभी को, सभी का सादर आभार, सभी का स्वागत, धन्यवाद। श्रीमती राजकुमारी राठी जी, आपको आदर्श नारी सम्मान से सम्मानित किया जाना है। जो पूजनीय ज्ञानवती दीक्षित जी की पावन स्मृति में सम्मान ये होना है। डॉक्टर राजीव दीक्षित जी के कर कमलों से सम्मान होना है। मैं चाहता हूं कि डॉक्टर राजीव दीक्षित जी के सौरभ पांडे, कहाँ सौरभ पांडे, मैं चाहता हूं कि वो शताक्षी और मीनाक्षी देवांशी के साथ मंच पर आ गए। इसी बीच में हमारे बीच में श्रीमान शेखर दीक्षित जी का आगमन हो गया है, जो अध्यक्ष राष्ट्रीय किसान मंच के हैं। आपको किसान देवता सम्मान से सम्मानित किया जाना है। जहाँ पे किसानों के मोर्चा लग रहा हो वहाँ ये मोर्चा खोले हुए हैं, तो ऐसे में और मंच पर एक अभी औपचारिक आदरणीय श्री सुरेश चंद्र तिवारी जी,
अध्यक्षता परंपरागत तौर पर डॉक्टर महेश चंद्र मिश्र विद जी किया करते हैं। क्योंकि उनकी अवस्था ज़्यादा है, कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो यहाँ नहीं आए हैं। लेकिन उनके विकल्प के रूप में श्री सुरेशन तिवारी जी ही यथेष्ट अध्यक्ष हो सकते थे। यदि इस काव्य मंच का अध्यक्ष अब तक कोई विध होता रहा तो उस काव्य मार्ग का पथिक ही इसका अध्यक्ष होने योग्य है। इसलिए सुरेशन तिवारी पथिक जी इस काव्य मंच के अध्यक्ष हैं। एक बड़ी अच्छी बात यह रही कि हम और तिवारी जी एक ऐसा अद्भुत विलक्षण संयोग किसी जन्म का होता है। रायबरेली की अपनी तैनाती के दौरान वर्ष 2000 से 2003 में रायबरेली में सीओ रहा। वहाँ पर सीओ सिटी, सीओ लालगंज के पहले सीओ महाराजगंज रहते हुए हम और तिवारी साथ साथ रहे। वो एसडीएम महाराजगंज थे, मैं सीओ महाराजगंज था। बड़ी यादें हैं उस दौर की और किस्से कहानियों में वो सब चीज़ें रह गई। कितना आनंद लिया गया, कितना बढ़िया से काम हुआ, राजकीय कार्य भी हुआ। जो लोक सेवा जिसके लिए हम लोग नियुक्त होते हैं, जनता की सेवा के लिए, उस सेवा को करने में भी कितनी आत्मसंतुष्टि मिली। और इसके बाद एक विलक्षण संयोग और बना कि कालांतर में रायबरेली से स्थानांतरित होने के पश्चात जो मेरा गांव है यहाँ पर मगरायर, तहसील बीघापुर में, वो वहाँ के एसडीएम हुए और सुल्तानपुर में जहाँ के वो रहने वाले हैं वहाँ का मैं सीओ हुआ। ये भी कम होता है। मैं सीओ मुसाफिर खाना हुआ और बड़ी यादें हैं और हम लोगों का संपर्क बना रहा। बिल्कुल परिवार के हम लोग एक जिसके कहते हैं कि एक्सटेंडेड फैमिली, एक विस्तृत परिवार है हम लोगों का। इस काव्य मंच पर विराजमान डॉक्टर साहब जिनकी बड़ी प्रशंसा विनय ने किया और हम सुनते आ रहे थे। कई लोग यहाँ पर जो मंच पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपना अपना योगदान दे रहे हैं वो विराजमान हैं। कविगण हैं, कवित्रियां हैं। एक बच्चा जिसे आपने अभी देखा, ये राजीव सिंह जो हमारे बड़े प्रिय हैं, छोटे भाई की तरह इनका बेटा है। इसका चयन अखिल भारतीय सेवा में हुआ अभी। बड़ा ही होनहार, बड़ा संस्कारी और जिससे उम्मीद हम लगा सकते हैं कि भविष्य में एक बड़े संस्कारित व्यक्तित्व के रूप में अपनी सेवाएं समाज को देगा। ऐसे व्यक्ति के रूप में एक संभावनाशील, एक भविष्य के लिए हमारे लिए निधि होगा। इस रूप में मैं इस बालक को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये इस देश का नाम विदेशों में भी रोशन करेगा और इस जनपद का नाम तो रोशन होगा ही होगा। इसलिए कि मेरी अपनी बड़ी स्पष्ट मान्यता है कि जितने पद हैं, वो कितना भी बड़ा पद क्यों न हो, कई बौने व्यक्ति भी उसमें बैठे हुए हैं। कोई पद इतना बड़ा नहीं होता, उस पद में बैठने वाला मनुष्य उसे बड़ा बनाता है अपने कर्मों से। किसी पद में इतनी शक्ति नहीं कि वो आपको स्थायी सम्मान दिला सके। उस पद पर बैठने वाला व्यक्ति अपने स्वभाव से, अपने कर्म से, अपने संस्कार से ये सिद्ध करता है और सबसे बड़ी बात उसे यह सिद्ध करने होती है कि वो इस पद पर बैठने योग्य भी था। मैं कई बार कहता हूं कि दहेज प्रथा अभिशाप है। इस विषय पर बढ़िया निबंध लिख करके सेलेक्ट होने वाला व्यक्ति सबसे पहला काम दहेज मांगने का करता है। ये बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं कामना करता हूं कि इसको परमात्मा वैसी ही शक्ति प्रदान करे और ये एक बहुत बढ़िया प्रशासक के रूप में, बहुत बढ़िया लोक सेवक के रूप में जाना और पहचाना जाए। इस काव्य मंच पर वैशाली शब्द 2 बार आया। एक तो मनु वैशाली, एक वैशाली जी बैठी हुई हैं। बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ इस वैशाली का है। हमारे भगवत नगर विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक, हम लोगों के बड़े प्रिय पारिवारिक श्री आशुतोष शुक्ल जी पधार चुके हैं। मैं इस जनपद का निवासी होने के नाते और हमारे स्थानीय विधायक होने के नाते उनका बहुत स्वागत करता हूँ। उन्होंने, आशुतोष शुक्ल जी चूंकि विधायक जी आ चुके हैं, मैं अब जब कभी भी गुजरता हूँ इधर से बदरका होकर के, तो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद की जो जन्म वो भूमि है, उसका वो स्वरूप देख करके मैं बहुत मन में बहुत
धन्यवाद देता हूँ। एक जाने पर एक वीरानगी का एहसास होता था, लेकिन लगता है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। उसमें आपने रुचि लेकर के जो उसे स्वरूप प्रदान किया, जो भव्यता प्रदान की है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसके लिए आपका आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि अमर शहीद की आत्मा जहाँ कहीं होगी वो आपको आशीष दे रही है। बहुत बढ़िया काम वो हुआ है। उन्नाव के साहित्यिक परिदृश्य पर विनय ने मुझसे बोलने के लिए कहा है। उन्नाव और साहित्य का क्या नाता है, ये बताने के लिए बहुत पृथक रूप से आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, इस मंच पर मैं यहाँ बिल्कुल आपके घर के व्यक्ति के रूप में हूँ। न मेरा कोई अतिथि का कोई वास्ता है यहाँ पर, न किसी और चीज़ से वास्ता हो, आप मेरे परिचय के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस माटी का हूँ और इस माटी का होने में मुझे गर्व है, इसलिए मैं यहाँ पर उपस्थित हूँ और माटी का ऋण चुकाने के लिए उपस्थित हूँ। बड़ा गौरव होता है जब कहीं भी मैं जाता हूँ और जब कोई सुनता है कि मैं बैसवारे से ताल्लुक़ रखता हूँ, और उसके बाद जो एक अनायास आपको सम्मान मिलता है, अनायास आपके प्रति एक आकर्षण का भाव होता है, ये वही हमारे महान पुरखों की पूरी जो तपश्चर्या है उसका परिणाम है कि हम लोग प्रारब्ध के रूप में उसे प्राप्त करते हैं। उसके कई संस्मरण मेरे जीवन में है। ये जो उन्नाव और रायबरेली का एक हिस्सा जिसे आप बैसवारा कहते हैं, इसको यदि मिला दिया जाए, समवेत कर दिया जाए, संयुक्त कर दिया जाए, तो जो एक हिंदी साहित्य में जो एक तस्वीर उभरती है, उससे यह स्पष्ट होता है कि अगर यह भूभाग न होता तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का वर्तमान और कदाचित हिंदी साहित्य का भविष्य भी वह न होता या वह न होगा जो अगर बैसवारे ने अपना योगदान न दिया। ये आज से नहीं है। इस माटी में जो कहा जाता है कि साहित्य और शौर्य की धरती है, वो अनायास नहीं है। आप देखिए, परमात्मा ने अगर किसी भूभाग पर इतने रत्न एक साथ लुटाए तो उसके पीछे कोई महज संयोग नहीं है। मैं बड़े उदाहरण से और बड़े तर्क से इस बात को रखता हूँ कि इस माटी के अपने संस्कार साहित्यिक बहुत पुराने। तिवारी जी बैठे हुए हैं, ये कोई शिव सिंह सेंगर के शिव सिंह सरोज से नहीं शुरू हुई आदिकाल में। आदि कवि वाल्मीकि की चेतना कहीं न कहीं इस भूभाग से टकराती है, कहीं न कहीं उनका संपर्क इस माटी से है। राम और लक्ष्मण की गाथाएं, लव कुश की गाथाएं यहाँ से टकराती हैं। जिस समय वाल्मीकि आदि कवि के रूप में अपनी कविता का प्रस्फुटन दे रहे थे, बैसवारा उस समय ही इस लोक चेतना से जुड़ चुका था। और आदिकाल में शिव सिंह सेंगर जी ने शिव सिंह सरोज लिख करके ये प्रमाणित किया कि वो परंपरा भी बनी हुई है, वह उत्स, वह संभावना साहित्य की बनी हुई है। और मैं बार बार कहता हूँ कि आधुनिक हिंदी कविता को यदि किसी एक नाम से अभिहित करने की बाध्यता आपके समक्ष रख दी जाए तो वह एक नाम महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, जिसके बगैर आधुनिक हिंदी कविता का ना अर्थ है ना इति है। और जितनी हिंदी साहित्य की धाराएं हैं, निराला जी छायावाद के प्रणेता कवि थे, प्रसाद जी के साथ, सुनीतानंद पंत के साथ और महादेवी वर्मा जी थी उसमें, लेकिन ये छायावाद के अतिरिक्त कालांतर में हिंदी साहित्य की जितनी विधाएं निकली, जितने प्रयोग निकले, वो चाहे प्रगतिवाद हो, प्रयोगवाद हो, नई कविता हो, सबका उत्स आप निराला के कवित्व में देख सकते हैं। यानी जूही की कली जिस रचना को सरस्वती पत्रिका में छापने से इनकार कर दिया था आचार्य द्विवेदी ने, वही जूही की कविता, कली की कविता अंत में प्रकारांतर से निराला की बड़ी श्रेष्ठ कविता सिद्ध हुई। निराला ने जब सरोज स्मृति लिखा है, क्योंकि हिंदी के कवि बैठे हैं, सब सुधी विद्वान हैं, तो जिस सरोज स्मृति में उन्होंने कहा कि लौटी रचना लेकर उदास ताकता में दिशाकाश पर संपादक के गुण यथाभ्यास, वो उसी का संदर्भ अपनी रचना में दे रहे थे। राम की शक्ति पूजा आप पढ़िए, उस समय पराधीन भारत में किस प्रकार से उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का सूत्रपात करने में अपनी रचना के माध्यम से रोक दिया। और जिस प्रगतिवाद की लोग बात करते हैं, जिसमें मार्क्सवाद से लोग अपना साहित्यिक उत्स तलाशते हैं, आप निराला की वह कविता याद करिए। बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए, मेरा नोट बैठ जाइए। भिक्षुक कविता आप थोड़ा सा अपने दिमाग में बिठाइए।
वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पद पर आता, पेट पीठ मिलकर हैं एक, चल रहा लुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंहफटी पुरानी झोली को फैलाता। वह आता। मैं समझता हूँ प्रगतिवाद में इससे बढ़िया कविता और कौन कर सकता। अगर यह प्रगतिवाद नहीं है तो क्या है? और फिर अगर आपको मार्क्सवाद ही उसमें डालना है तो मैं फिर चुनौती देता हूँ। निराला की रचना को गुरमुत्ता देखिए। अबे सुन में ओ गुलाब, फूल मत कर खुशबू पाई रंगवा, खून चूसा खात का तूने असिस्ट, गाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट, माली कर रखा सहाया जाड़ा घाम। कितना बढ़िया से गुरमुत्ते से गुलाब को डटवाया है। तू है नकली मैं हूं मौलिक, तू है बकरा मैं हूं कौलिक, मेरा कलम नहीं लगता मैं तो अपने आप उगता। ये साहित्य में जिस स्वाभिमान की बात निराला ने किया है, कोई कवि रचना कर सकता है, कविताएं लिख सकता है, लेकिन साहित्य में स्वाभिमान का जो शंख निराला ने बजाया वो किसी कवि के बस की बात है। इसीलिए निराला निराला है, इसीलिए वो प्राण नहीं महाप्राण है। अद्भुत। हम ऐसे तपापूतों की संतान हैं और उसी छायावाद को तार्किक पराकाष्ठा पर पहुंचाने का कार्य जिस सुधी समीक्षक ने किया वो आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी स्वयं मेरे ग्राम मगरायर के थे। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी काशी हिंदी विश्वविद्यालय में पढ़े और जिस समय पढ़े और शोध किया उस समय वहाँ के विभागाध्यक्ष बाबू श्याम सुंदर दास थे, जिन्होंने हिंदी पढ़ी हम लोगों के दौर में। वो जो भाषा भास्कर में आप पढ़ते थे, मातृभाषा के प्रचारक विमल बीए पास, सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास। बीए पढ़ करके जिस व्यक्ति ने हिंदी साहित्य में डंका बजा दिया वो उस समय श्याम सुंदर दास वहाँ के विभागाध्यक्ष थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वहाँ प्रोफेसर थे और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध भी पढ़ा रहे। आचार्य वाजपेयी उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के छात्र के रूप में थे और उस समय से वो निराला की तरफ आकृष्ट थे। भूमि का आकर्षण तो था ही, साहित्यिक वृत्ति का भी आकर्षण था। एक पत्र आचार्य वाजपेयी ने लिखा निराला को कि बहुत दिन से हम लोग यहाँ पर आपको लाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एक बार आइए, आप आएंगे तो बैसवारे की खूब धाक जमेगी। और निराला जी उनके आग्रह पर जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय गए तो चूंकि निराला तो बड़े फक्कड़ थे, क्या बोलें क्या किस कह दें ये कोई जानता नहीं था, कोई नियोजन उनके उसमें नहीं था, कोई अनुशासन उनके अंदर नहीं था ऐसा जिसके अंदर उनको बांध सकिए। और शायद इसीलिए जिस नई कविता के बाद आप मुक्त कविता की बात करते हैं, निराला उसके भी प्रणेता थे। निराला ने छंद विधान तोड़ा, जो खड़ी बोली का अनुशासन आचार्य द्विवेदी ने बना रखा था, कविता में छंद विधान को तोड़ने का काम सर्वप्रथम निराला ने किया है। और निराला ने उसके पीछे तर्क दिया। निराला ने कहा कि मैं मुक्तिकामी व्यक्ति हूँ और मुक्तिकामी व्यक्ति के नाते मैं कविता में भी मुक्ति का पक्षधर हूँ। मनुष्यों की मुक्ति का अर्थ है कर्मों के बंधन से अलग हो जाना और कविता की मुक्ति का अर्थ है छंदों के शासन से अलग हो जाना, इसलिए मैं कविता को मुक्त करना। उस निराला का जब आगमन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में होता है तो जो समारोह होना था उसकी अध्यक्षता के लिए आचार्य वाजपेयी ने श्याम सुंदर दास जी से आग्रह किया तो उन्होंने घबराहट में इनकार कर दिया। उन्होंने कहा मैं नहीं आऊंगा, मेरा स्वास्थ्य संबंधी कोई कारण है। आचार्य शुक्ल ने इनकार किया। हरिऔध जी किसी तरीके से माने और वो आए, लेकिन जब निराला काव्य मंच पर आए और उन्होंने बखिया उधड़नी शुरू की तो बताते हैं हरिऔध जी बहाने से उतरे और मंच छोड़ करके चले गए। और काशी में उस समय से लगा कि हाँ कोई अक्खड़, कोई अल्हड़, कोई मस्त बिंदास कवि और कोई प्रतिभा इस काशी में पधारी है। निराला और पंत जब अमीनाबाद में टहलते थे तो लोग एक बताते थे कि अद्भुत कंट्रास्ट होता था। एक व्यक्ति सुनहरा कुर्ता पहना हुआ, बड़ी सुनहरी फ्रेम का चश्मा लगाए हुए, बड़ी अद्भुत केशराज, तरतीब से काढ़े हुए बाल, और एक तरफ तहमद लगाए हुए बेतरतीब बाल फकीर के तरीके से, वो निराला। उन दोनों को देख करके जो कंट्रास्ट बनता था, कई चीजें, कई कहानियां, क्या बताया जाए। एक चित्रलेखा जैसा अमर उपन्यास, अन्य कई कृतियां लिखने वाले बाबू भगवती चरण वर्मा आपके इसी सफीपुर के थे। बात, भाव और मोश जैसे विषयों पर बड़े बढ़िया निबंध लिखने वाले आधुनिक हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार पंडित प्रताप नारायण मिश्र इसी बैजे गांव बेथर के थे। और मार्क्सवादी समीक्षा को अगर अपना कहीं प्रारंभ खोजना है
या जिनका नामोल्लेख किए बगैर मार्क्सवादी समीक्षा पूरी नहीं हो सकती, ऐसे डॉक्टर रामविलास शर्मा आपके सानी ऊंच गांव के थे। हिंदी का समीक्षाकार और अंग्रेजी का प्रोफेसर। आप समझिए कितनी बड़ी प्रतिभा रही, और हम किनके वंशज हैं ये कभी कभी हमको टटोलना चाहिए और इस पीढ़ी को बताना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम कौन हैं। मौलाना हसरत मोहानी, रमई काका, डॉक्टर बलदेव प्रसाद मिश्र राजहंस, कितने नाम कई लोग नहीं जानते। पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ल सनेही, जो उनकी कविता थी स्वदेश, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ऐसे पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ल सनेही इसी हड़हा उन्नाव के थे बहुला जी। मतलब 4 नामों से उन्होंने कविताएं लिखी। सनेही तो था ही, जब अंग्रेजों ने उनकी राष्ट्रीय कविताओं पर पहरे लगाने शुरू किए तो एक गोपनीय नाम त्रिशूल उपनाम से उन्होंने कविताएं लिखी, और अलमस्त और तरंगी नाम से हास्य और व्यंग्य रचनाएं लिखी। गणेश शंकर विद्यार्थी जी के साथ कानपुर में जुड़ करके वो रचनाएं लिखने लगे, और अंग्रेज बिलबिला गए कि त्रिशूल उपनाम है किसका, ये रचनाएं हैं किसकी। क्योंकि अध्यापक थे, नौकरी छोड़ दी थी उन्होंने। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, ये कविता किसकी है? बहुत कम लोग जानते हैं कि आपके इसी जनपद के कवि पंडित जगदम्बा प्रसाद मिश्र हितैषी की रचना है, वो इसी जनपद के थे। बहुत कम लोग जानते हैं। सरस्वती, जिसका संपादन आचार्य द्विवेदी ने अपने जीवन काल में किया, जब वो नहीं रहे तो सरस्वती जैसी लब्ध प्रतिष्ठ पत्रिका के संपादन के गुरुतर दायित्व के निर्वहन का जब वक्त आया तो एकमात्र व्यक्ति जो आंखों से अंधे थे, पंडित देवीदत्त शुक्ल, जो बक्सर के थे, 27 वर्ष तक उस व्यक्ति ने सरस्वती की पत्रिका का संपादन किया। ऐसे ऐसे रत्नों के आप वंशज हैं। कितने नाम गिनाए जाएं उस परंपरा में। यहाँ का आदमी बताते हैं जब लड़ता भी था तो कवित्व लड़ता था। ये स्थिति रही इस क्षेत्र में। और फिर जिस शौर्य की आप बात करते हैं, उस शौर्य के क्षेत्र में भी शहीदों की श्रृंखला में बड़े बड़े शहीदों के आप नाम लीजिए, उसकी श्रृंखला में अकेला नाम जो उस भीड़ में हट करके अलग है, जिसने अपने जीवन काल में कह दिया कि आजाद थे, आजाद हैं, आजाद रहेंगे, और जिंदगी में कभी कोई पकड़ नहीं पाया, वो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद आपके उन्नाव। प्रयाग के जिस अल्फ्रेड पार्क में, चूंकि मैं पढ़ा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, वहीं से BA किया, वहीं से MA किया, वहीं से सेलेक्ट हुआ। उस अल्फ्रेड पार्क में जब नाट बाबर नामक DSP के नेतृत्व में आजाद को गोली मारी गई, तो गोली मारने के बाद जब आजाद का शरीर निस्तेज हो गया, लुढ़क गया, तो भी अंग्रेज टुकड़ी को यह विश्वास नहीं था कि आजाद मर चुके हैं। इतना खौफ और इतना भय था। तो इतिहास का लेखन बताता है बड़ा बांस मंगा करके आजाद के शरीर को ठेला गया, और जब उस शरीर से निश्चिंत हो गए कि प्राण नहीं है, तब पुलिस वालों की हिम्मत हुई कि उस शरीर के पास पहुंचे। ये थे आपके पूर्वज। ये जानने की जरूरत है, और इस चेतना से जुड़ करके हमको अपने आप को उनके श्रेष्ठ वंशज के रूप में भी प्रतिष्ठापित करना है। ये संकल्प लेना है। ऐसे अवसरों का, ऐसे आयोजनों का शायद सार्थक उद्देश्य तब सिद्ध हो सकेगा। एक भीड़ के रूप में हम लोग इकट्ठा हो जाएं, कुछ गपशप हो जाए, कुछ कविताएं हो जाए, मन उखड़ जाए, हम अपने घर चले जाएं। मैं इससे थोड़ा सा अलग आप सबसे अपेक्षा रखता हूँ, सोचता हूँ कि जब हमारे पास इतनी बड़ी थाती है तो क्यों ना हम इस परंपरा से अपने आप को संपृक्त करें, इसको पहचानें और अगली पीढ़ी को बतावें कि हम कौन हैं और क्या हमें करना है। एक लंबी परंपरा है, लंबा इतिहास है, ज़्यादा बल बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम आप जिस निमित्त यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिसके लिए आए हैं, वो हम आप सुने। बड़े कवि, श्रेष्ठ कवि यहाँ उपस्थित हैं। रफीक आ गए हैं आप? ठीक है, बैठे 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 ये हमारे साथ सीतापुर में रहे, तो हम लोग उसको सुने, उसका आनंद लें। मैं वैशाली नाम का जिक्र कर रहा था, बिहार का बाद में जिला बना। ये षोडश महाजनपदों में मगध के समकक्ष वैशाली को स्थान प्राप्त था। 2 प्रमुख धर्मों, बौद्ध और जैन धर्मों से जुड़ा हुआ स्थान है। वर्धमान महावीर की तो जन्मस्थली ही है। भगवान बुद्ध ने भी वैशाली का अपने पूरे जीवन काल में 3 बार भ्रमण किया था, 3 बार दौरा किया था, और बुद्ध ने आधिकारिक तौर पर अपने निर्वाण की घोषणा भी वैशाली में किया था। बड़ा ऐतिहासिक संदर्भ वैशाली का है। वर्धमान महावीर को वर्धमान इसलिए कहा गया था कि जब वो अपने माँ के गर्भ में थे
तो उनके पिता सिद्धार्थ के राज्य विस्तार में बड़ी वृद्धि हुई थी, बड़ा राज्य विस्तारित हो गया था। इसलिए माना गया था कि बालक बड़ा भाग्यशाली है, गर्भ में रहते ही पिता की वृद्धि हुई है, इसलिए वर्तमान कहा गया। मैं अब ये मंच विनय शंकर दीक्षित के हवाले करता हूँ, फिर कभी बैठेंगे, बात होगी। मैं अपनी एक कुंवर बेचैन साहब जो कोविड में हम लोगों के बीच नहीं रहे, कोरोना के शिकार हो गए, उनकी 4 पंक्तियां हैं, बड़ी बेहतर हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और शायद हम सबके जीवन का यही उद्देश्य हो कि हम दूसरों के सुख में अपने को सुखी महसूस करें, दूसरे के दुख में दुखी महसूस करें, हमारे जीवन में करुणा हो, जो मनुष्य का धर्म है, हम लोकहित में काम करें। वो कहते हैं कि गमों की आंच पे आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर भी डाल कर देखो, और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव से कांटा निकाल कर देखो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत और मैं गिरीश शुक्ल जी से सुशील शुक्ल जी से निवेदन करता हूँ कि वो भी आ जाए हमारे बीच में। लखनऊ से हमारे बीच में उच्च न्यायालय के अधिवक्ता प्रशांत शुक्ल जी और चंद्रभूषण त्रिपाठी जी आए हैं। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, कृपया 1 मिनट के लिए मंच पर आ जाए। अध्यक्ष सतीश शुक्ल जी हमारे बीच में हैं।